टूटते रिश्ते। सुबह के 7:30 बजे जब स्नेहा स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर खोला और देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई तो पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक से 50 रुपये निकाले और पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर बस के लिए निकलने लगी तो कविता आई। स्नेहा बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। स्नेहा ने मायूस नज़रों से कविता आंटी को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। कविता ने ज़बरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में डाला। स्नेहा स्कूल के लिए निकल गई। कविता सोचने लगी, बेचारी छोटी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज़ के लड़ाई झगड़े से परेशान हो गई है। इस 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। कविता पिछले 10 सालों से प्रिया व नरेश के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। स्नेहा उनकी इकलौती बेटी है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नरेश पिछले कुछ समय से गरिमा से तलाक चाह रहा है और चाहता है स्नेहा की जिम्मेदारी गरिमा उठाए, और गरिमा चाहती है कि स्नेहा की जिम्मेदारी नरेश उठाए और साथ में जायदाद का हिस्सा दे। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी स्नेहा स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है। केवल कविता आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह गरिमा और नरेश ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे, स्नेहा को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि स्नेहा बहुत ऊपर की सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया है। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मौत से हार गई। गरिमा और नरेश स्तंभ रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा कि अपनी सुध बुध ही खो बैठे थे। स्नेहा की दादी भी आई। बेटा और बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई। टीचर स्टूडेंट सभी के बयान के गए। यह पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। तेरवा निपटने के बाद नरेश ने अपनी मां को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। माँ चली गई। कविता तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। नरेश और गरिमा से कहा, मेम साहब, मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगी। इस घर की दीवारें मेरी स्नेहा की सिसकियों से भरी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिप कर रोते हुए देखा है। मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। नरेश और गरिमा के पास अब शायद कहने के लिए कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर अंदर एक खामोशियां इख्तियार कर चुकी थीं। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से गरिमा ने स्नेहा के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई। महीनों दोनों उसके कमरे में एक कदम तक नहीं रखा था। कैसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, स्कूल बैग, सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर गए। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहनती थी। गरिमा रोते हुए उसके सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे।
पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते कि हमारी बेटी? अगले पेज पर था, पता है जब मैं मामा जी के घर जाती तो मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते। मामा मानू को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती थी तो मुझे लगता था कि मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी मेरा बच्चा क्यों नहीं कहा? एक पेज पर लिखा था, मम्मी मैं जब बुआ के घर जाती हूँ तो वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर खाना हमेशा अक्षु की पसंद का बनाती हैं। मम्मी मुझे राजमा बहुत पसंद है, मैंने आपको बनाने को कहा था पर आपने कहा मुझे परेशान मत करो, जो खाना है कविता आंटी को बोलो, वो बना देंगी। मम्मा मैंने राजमा खाना छोड़ दिया, अब अच्छा नहीं लगता। पापा मुझे आपके चिल्लाने से बहुत डर लगता है। पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि मेरे पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा जब मीनू मासी और मौसा जी मुझे और विपुल को आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे तो कभी ऐसा नहीं कहते। पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये ना सुनाई दे कि स्नेहा को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ ना सुनाई दे। पापा अगर मैं बड़ी होती तो आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, आप दोनों मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? एक पेज पर था, आई लव यू कविता आंटी, मुझे प्यार करने के लिए। जब मुझे डर लगता है आप अपने पास सुला लेती हो, मेरी हर बात सुनने के लिए। अंतिम पेज पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं प्रॉमिस तंग नहीं करूँगी। करीमा डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। नरेश भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया। गरिमा ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वे खुद को संभाल नहीं पाया, जमीन पर बैठ गया। गरिमा रोते हुए नरेश से बोली, पता है वो एक्सीडेंट नहीं आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी स्नेहा ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। नरेश, हम दोनों ने अपनी बच्ची का खून किया है। नरेश फूट फूट कर रो पड़ा। यह कहानी उस घर की है जहां माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं या घर टूट कर बिखरते हैं, और उन टूटते रिश्तों का सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश का मतलब रुपए, पैसे, सुख सुविधाओं का होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप बच्चों को जब ज़रूरत है उससे कितने करीब हैं।